नमस्ते भारतवासियों। ये मेरा चैनल द इंडो फ्रेंच आईएएस है और हम लोग शुरू करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री का पूरा की पूरा कोर्स। और अगर हम लोग बात करें, ये कोर्स रहने वाला है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। तो अगर हम लोग बात करें कि ये यूपीएससी के लिए है, तो बाकी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सबके लिए ही फिर रेलेवेंट हो जाता है, चाहे वो आपके स्टेट एग्जाम्स हो, स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, या फिर दूसरे एग्जाम्स होते हैं, सभी के लिए एलिजिबल होने वाला है। और जिन्हें एंशियंट हिस्ट्री को जानने यानी कि भारत के अपने प्राचीन इतिहास को जानने की इच्छा होती है, तो वो भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, पूरा पूरा कोर्स देख सकते हैं कि उन्हें काफ़ी डीप नॉलेज मिलेगी कि हमारे भारत देश में क्या हुआ, कैसे कैसे चेंजेस हुए। तो उनको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। और स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। तो नमस्कार मेरे मित्रों, हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 2 एंशियंट हिस्ट्री का। और आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं पेलियोलिथिक एज के बारे में। और अगर हम लोग बात करें कि भैया जो पेलियोलिथिक एज है उसके बारे में हमें, या फिर हम लोग बात करें एवोल्यूशन के बारे में या फिर एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जानने की शुरुआत कब से हुई थी, तो वो 18th सेंचुरी से ही स्टार्ट हो गई थी। और अगर मैं स्पेसिफिक जाऊँ कि भैया हम लोग कैसे इवॉल्व हुए या इंसान कैसे आए, तो इसको लेकर थ्योरीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। और हम लोग बात कर रहे हैं पहली बार 1859 की। तो जो भैया आप लोगों ने स्कूल वगैरह में चार्ल्स डार्विन का नाम सुना होगा, तो 1859 में इन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरी दी कि भैया जो भैया एनवायरनमेंट के हिसाब से फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा, वहाँ की जो स्पीसीज हैं वो धीमे धीमे चल के ख़त्म हो जाएंगी। तो 1850 1860s के बाद हम लोग देख रहे थे 1850 एक इवन की बात करें 80s में ही हम लोगों ने 18th सेंचुरी में ही हम लोगों ने देख लिया कि वहाँ से भी भैया ये एंशियंट हिस्ट्री की बात उठने लगी थी कि कैसे-कैसे एवोल्यूशन वगैरह हुआ है इंसानों का, तो तब से बात उठने लगी। और उसके बाद हम लोग बात करें हमारे 1863 में जो हमारे जॉन लुकबुक थे, उन्होंने जो टर्म दिया वो उन्होंने कहा कि भैया हम लोग अपने टाइम पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पेलियोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज। इन्होंने कहा कि भैया पेलियो मतलब पुराना और न्यू मतलब नया, और लिथिक मतलब स्टोन यानी कि पेलियोलिथिक, पेलियो मतलब पुराना और लिथिक मतलब पत्थर यानी कि पुराने पत्थरों का एज। हम लोग पहले मतलब पुराने एज के बारे में बात कर रहे थे। और मीसोलिथिक अभी अगर हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे तो ट्रांजिशन पीरियड हो जाएगा, और न्यूलिथिक एज हमारा क्या नया स्टोन एज हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, और काफ़ी हैंडसम भी लग रहे हैं अंकल जी। इतना क्लियर हो गया आपको कि भैया हमारा जो एवोल्यूशन का थ्योरी थी वो कब से स्टार्ट हुई थी। तो ये दी थी थ्योरी 1859 में दी थी किसने? हमारे चार्ल्स डार्विन महाराज ने। और अब आगे बढ़ते हैं अब कि इंडिया में कैसे-कैसे पेलियोलिथिक एज की स्टार्टमेंट हुई, या फिर समझ लें कि एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत या फिर ह्यूमन हिस्ट्री की शुरुआत हम कब से कब देखते हैं अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। तो भैया इंडिया में शुरुआत हुई है भैया 1856 में ही स्टार्ट हो गई थी। हमें यहाँ पे कुछ अवशेष वगैरह मिले थे 1856 में, हमें कुछ अवशेष मिले थे। जैसे कुछ वो नहीं होता है धनुष वगैरह होता है, तो उसके आगे का हिस्सा मिला था। पर ज़्यादा रिसर्च कर नहीं पाए हम लोग उसके बारे में, तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं की जाती है। साउथर्न पार्ट में मिला था उत्तर प्रदेश के, तो वहाँ पे मिला था, पर इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च वगैरह नहीं की गई। मेन कहानी शुरुआत हुई 1863 में, जब रॉबर्ट ब्रूस फोर्टे ने डिस्कवर की पहली पैलियोलिथिक टूल देखा इन्होंने, कहाँ पे? इंडिया में। तो भैया इन्होंने एक पत्थर देखा, तो भैया इन्होंने देखा ये आम पत्थरों जैसा नहीं लग रहा है, इसमें कुछ खास बात है। तो ये जो आपको त्रिकोणा सा पत्थर दिख रहा है, तो यही पत्थर उन्हें मिला था। तो ये समझ गए कि भैया ये कोई आम पत्थर नहीं होने वाला है। तो उन्हें समझ तो गए ही थे कि भैया बहुत खास चीज़ है, क्योंकि भैया ये लोग बहुत पढ़े लिखे लोग थे अपने समय के। तो इन्हें क्या मिली थी? पल्लावरम हैंड एक्स मिली थी। क्या मिली थी? पल्लावरम हैंड एक्स मिली थी 1863 में। कब मिली थी? 1863 में मिली थी। और यही फर्स्ट पेलियोलिथिक टूल हमें देखने को मिलता है इंडिया के अंदर। और बाद में हम लोग बात करें, बहुत सारे डिस्कवरीज होने लगी प्री हिस्ट्री को लेकर, साउथ इंडिया में भी हमें देखने को मिली। और जो हमारे सर सर मॉन्टेमर व्हीलर थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हमारे प्री हिस्ट्रिक कल्चर के बारे में। और दोनों की पिक्चर ये आपके सामने है, और काफ़ी स्मार्ट भी लग रहे हैं दोनों लोग भी। और ये तो फिर हमने बात कर ही ली थी कि 1856 में भी हमें यहाँ पे कुछ अवशेष वगैरह मिले थे प्री हिस्ट्री को लेकर, और इन्हें स्मॉल जो धनुष होता है, धनुष के आगे का हिस्सा मिला था। चेस्ट एरो हेड नियर नवगिरी विलेज इन सेंट्रल इंडिया में मिला था वहाँ पे इन्हें, मतलब सेंट्रल इंडिया साउथर्न पार्ट की तरफ उत्तर प्रदेश में। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया हो अभी।
और भैया ये थोड़ा टाइम डिवीज़न के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया जियोलॉजिकल टाइप एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द स्टोन टूल एंड सब्सटेंस बेस एंड द इंडियन स्टोन एज इज़ क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी 3 टाइप्स। तो भैया पुरानी हम लोग अगर इंडिया में अगर टाइम डिवीज़न की बात करें तो 3 पार्ट से डिवाइड कर लेंगे इन्हें। सबसे पहले ओल्ड स्टोन एज यानी कि हमारे पैलियोलिथिक एज हो जाएगी, वो कब से कब तक होगी? 5 लाख, यानी कि हम लोग बात कर रहे थे कि इंडिया के अंदर जो इंसानों की शुरुआत है या फिर हम लोग बात करें एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत होगी, वो कहाँ से होगी? 5 लाख साल से ही स्टार्ट कर लेंगे हम लोग कि यहीं से हमें अवशेष देखने को मिलते हैं, तो बस यहीं से मतलब इतने पुराने अवशेष हमें देखने को मिले हैं कि वो कितने साल पुराने हैं? 5 लाख साल पुराने अवशेष हमें देखने को मिलते हैं, तो इंडिया में शुरुआत हम लोग यहीं से देखेंगे। 5 लाख साल से लेकर 10,000 साल तक कौन-सा टाइम पीरियड रहा? तो ये पैलियोलिथिक एज रहा। फिर भैया लेट स्टोन एज आया कब? मेसोलिथिक एज बोलते हैं इसे। ये रहा कब से कब तक? 10,000 बीसी से लेकर 6,000 बीसी तक। और फिर न्यू स्टोन एज यानी कि न्यूलिथिक एज आ गया। ये कब से कब तक था? ये था 6,000 बीसी से लेकर 1,000 बीसी तक। फिर इसके बाद हमें पता है कि वैदिक काल लग जाएगा। वैदिक काल के बाद फिर से वैदिक काल के बाद फिर अपने महाजनपद वगैरह आ जाएँगे। महाजनपद के बाद फिर हम लोग सिंगल डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ने लगेंगे। तो ऐसे करके अपनी जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी लगातार, जब तक कि मेडिवल हिस्ट्री नहीं आ जाती है तब तक के लिए। हम लोग थोड़ा बहुत समझ लेते हैं पैलियोलिथिक एज के बारे में, तो कैसे शुरुआत हुई थी, जो अब हम लोग थोड़ा ये भी समझ लेते हैं। तो स्टार्टिंग में इनकी सोसाइटी कैसी थी? तो भैया इनका मेनली यही काम था कि भैया काऊ, तो जो पत्नी मैम होती हैं वो कहती हैं, डंडा मारती हैं पति को, जाओ आई मीन जाओ कुछ काम करो, काम धंधा करो, खाने की व्यवस्था करो, खाने की। तो डंडा मारा, जो अपने बूढ़े बेचारे आदमी हैं तो कुछ नहीं करेंगे भैया, खाने की तलाश में जाएंगे। भैया डंडा उठाया, स्टोन एज, गोंदा स्टोन एज वो है, देखा होगा आप लोगों ने। तो वो क्या करता है, आदमी डंडा लेके जाएगा कहीं ना कहीं, छोटा सुअर या फिर दूसरे जानवरों को ढूंढने की कोशिश करेगा। तो या फिर वो फूड गैदरिंग या फिर शिकार करने के लिए जाएगा। वो उससे मेहमत दिख जाएगा। मेहमत उस समय पर पुराने समय में बहुत बड़े बड़े हाथी होते थे, तो मेहमत को पकड़ने की बहुत कोशिश करेगा, वो पकड़ नहीं पाएगा। फिर छोटा मोटा जो भी उसे जानवर मिलेगा तो वो पकड़ के ले आएगा, फिर वो खाएगा। तो ऐसे करके उनका खाना पीना चलता था। तो ये थी कि वो लोग क्या करते थे पैलियोलिथिक एज के अंदर, जो हम लोग बात करें हमारे इंसान थे, वो क्या करते थे, फूड गैदरिंग और हंटिंग करते थे। दूसरा हम लोग बात करें, वो लोग कैसे रहते थे, बैंड सोसाइटी में रहते थे। बैंड सोसाइटी का मतलब ये होता है कि मान चलिए कोई सोसाइटी रह रही है, मतलब ये लोग ग्रुप में रह के काम करते थे। ऐसा नहीं है कि हम 1,000 लोग 20,000 लोग साथ में रह रहे हैं जैसा कि आज के समय पे रहते हैं। उस समय पे ऐसा सीन नहीं चलता था। ज़्यादा से ज़्यादा कहीं किसी बुक्स में आपको 30 मिल जाएगा, किसी बुक्स में 50 मिल जाएगा, किसी बुक्स में 20 ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं रहने वाला है कोई नंबर फिक्स हो, पर एवरेज अगर हम लोग लिख चलें तो 30-40 लोग ही रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे नंबर भी लिख दिया, यहाँ पे 30 लोग रहते हैं। मतलब मैक्सिमम बता दिया, 30 लोग रहते हैं। किसी बुक्स में 50 लिखे हो तो आप लोग ये घबरा मत जाइए कि सर ने गलत पढ़ा दिया। तो एवरेज वैल्यू लेके चलते हैं। कोई हम लोग तो गए नहीं है देखने, या फिर जिनने लिखा है वहाँ पे 50 तो वो भी देखने नहीं गए हैं। तो एक एवरेज वैल्यू लेके चलते हैं 30। तो भैया ये कौन होते थे? एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर होते थे। एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर इन द सेंस कि भैया आपके मामा के लड़के, बुआ के लड़के, फूफा के लड़के, यानी कि एक किन फैमिली के ही रिश्तेदार होते थे। दूसरा जाति बिरादरी वाला सीन नहीं था। केवल हमने हमारे खानदान के, जैसे मौसी का लड़का होगा, फूफा के, ताऊ के, चाचा के, तो यही सब मिलके आराम से रहते थे। तो ये एक्सटेंडेड फैमिली रहते थे, बैंड सोसाइटीज़ में रहते थे हम लोग, ठीक है। दूसरा सीन क्या है? लिव्ड इन ओपन एयर। जैसे हम लोग को अभी परमानेंट हम लोग की सेटलमेंट इस एज के अंदर हमें देखने को नहीं मिली। हम लोग खुले में रहते थे, जैसे भले ही रास्ते में चल रहे हैं तो भैया केव्स वगैरह दिख जाएँ, गुफाएँ वगैरह दिख जाएँ। केव्स रॉक्स में रहते थे, रॉक शेल्टर केव्स में रहते थे, रॉक शेल्टर्स में रहते थे। रिवर वैली मिल जाए तो उसमें रह लेते थे। तो जहाँ भैया जगह मिल जाए, रैन बसेरा हो जाए, वहीं पे बैठ जाते थे हम लोग, बात करें। और दूसरी बात ये थी कि भैया इनके पास आग जलाने का ज्ञान था। क्या था? आग जलाने का ज्ञान था। यानी कि ये लोग बहुत समझदार थे। दिमागदार आदमी भैया कहीं न कहीं देख लेता है रास्ता। तो होमो इरेक्टस भी लिख लीजिए। होमो इरेक्टस क्या करते थे? जानते थे क्या क्या करना? आग लगाना। और दूसरी बात ये है कि भैया अब धीमे-धीमे जब आदमी विकसित हो ही रहा था, तो इसका जो ऊपर का जो पोर्शन है, दिमाग का पोर्शन है, ये धीमे-धीमे डेवलप हो रहा था। और अगर डेवलप हो रहा है तो भैया आर्ट वगैरह भी करेगा कि भैया देखेंगे पेंटिंग, अगर पेंटिंग वगैरह आप लोग को केव पेंटिंग देखी होंगी आप लोगों ने, काफ़ी सारी एंशिएंट टाइम की। तो हाँ, उस समय पर केव पेंटिंग भी स्टार्ट कर दी थी इन लोगों ने। कब की थी? पर स्टार्टिंग में नहीं की थी। स्टार्टिंग के लोअर पैलियोलिथिक एज में नहीं की थी, क्योंकि अभी हम लोग पैलियोलिथिक एज को और फर्दर डिवाइड करेंगे। तो हम लोग देख रहे थे कि जो आर्ट है वो कब मतलब आर्ट बनाना कब स्टार्ट कर देंगे? अपर पैलियोलिथिक एज में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर हम लोग टूल्स की बात करें तो टूल्स में रहने वाले हैं अपने क्या,
टूल्स में ये लोग इस्तेमाल करेंगे, स्टोन टूल्स इस्तेमाल करेंगे, बोन से बने हुए टूल्स और वुड से बने टूल्स इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें स्टोन से बने हुए टूल्स होंगे तो वो कैसे होंगे? अनपॉलिश्ड होंगे। कैसे होंगे? अनपॉलिश्ड होंगे। और इसमें कौन-कौन से टूल्स आ जाएँगे हम लोग ये भी देख लेते हैं। तो इसके अंदर टूल्स आ जाएँगे कौन-कौन सी हैंड एक्सेस यानी कि हाथ में पकड़ने वाली वो नहीं कुल्हाड़ी अभी पे जो स्टार्टिंग की वीडियो मैंने आपको दिखाई थी। जब हम लोग बात करें कि पहली बार इंडिया में जो खोज हुई थी आर्कियोलॉजिकल मतलब एंशिएंट टाइम को लेकर तो वही हैंड एक्सेस थी मतलब एक त्रिकोना पत्थर जैसा होता है, इतना सा उसे हाथ में पकड़ के मारते हैं बिना कोई हैंडल वाला। चॉपर्स वो छुरी पतले वो मतलब पतले स्टोन से बने हुए हैं वैसी क्लीवेजर्स तो ये अलग-अलग हमें टूल्स देखने को मिलेंगे किसके? स्टोन्स वगैरह के। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया हो कि यही मेन पॉइंट है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर सोचने की ज़रूरत नहीं है। और पत्थर अब हम लोग बात करें कौन-कौन से इस्तेमाल करेंगे, तो इस पीरियड के हम लोग इस टाइम पीरियड के लोगों को क्वार्टज़राइट मैन भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि भैया इस समय के जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा किसका इस्तेमाल करती थी? क्वार्टज़राइट का इस्तेमाल करती थी। ठीक है? लाइमस्टोन का इस्तेमाल करती थी और सैंडस्टोन का इस्तेमाल करती थी। तो ऐसे करके हम लोग बात करें अलग-अलग पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी हमारे पैलियोलिथिक एज के बारे में। उम्मीद है कि आपको इतना बहुत समझ में आया हो। नाउ फेज़ 1 इज़ कंप्लीटेड नाउ और हमारा जो नोट्स का सेशन है वो स्टार्ट हो गया है कि भैया जैसे नोट्स बनाना है तो भैया आराम से बना लीजिए क्योंकि ये नोट्स के फॉर्मेट के हिसाब से लाया हूँ। तो भैया हम लोग पैलियोलिथिक एज के जो हम लोग की फीचर्स हैं या फिर मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं वो देख लेते हैं। तो वेंट सोसाइटी में देख रही थी और ओपन मतलब हम लोग रहते कहाँ थे? ओपन एरियाज़ में रहते थे, ओपन एयर में रहते थे, रिवर वैलीज़ में या फिर को केव्स एंड रिवर रॉक शेल्टर में रह लेते थे। फूड हम लोग बेयरली मैनेज कर पाते थे और हम लोग को जो जंगली फ्रूट होते थे, वेजिटेबल्स होते थे या फिर हंटिंग वगैरह होती थी, यही कर पाते थे। और एग्रीकल्चर के बारे में कोई ज्ञान नहीं था और ना ही हमें ये पता था कि घर कैसे बनाना है, ना ही पॉटी कैसे बनानी है, ना ही मेटल कैसे बनाना है। इस सब की जानकारी हमारे पास उस समय पर नहीं थी और भैया उस समय पर थी तो क्या, लेटर स्टेजेस में हमारे पास आग की जानकारी आ गई थी और भैया हमें अपर पैलियोलिथिक एज में हमें आर्ट के एविडेंसेस मिले जैसे कि हम लोग बात करें पेंटिंग्स हुई या फिर दूसरी चीज़ें हुई तो हमें ये कब देखने को मिलती हैं लेटर पैलियोलिथिक अपर लिथियो लेटर पैलियोलिथिक एज में देखने को मिली या फिर बात करें अपर पैलियोलिथिक एज में देखने को मिलती हैं हमें एविडेंसेस किसके आर्ट के। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो इतना। और देखते हैं स्टोन्स के बारे में हम लोगों ने जैसे बात की थी, स्टोन कैसे थे? अनपॉलिश्ड थे, रफ़ थे और हम लोग बात करें इनसे हम लोग बात करें क्वार्ट्ज़राइट जो हम लोग बात करें इंसानों का नाम रखा गया था क्या? क्वार्ट्ज़राइट मैन रखा गया था। क्यों? क्योंकि हम लोग इस समय पर जो क्वार्ट्ज़राइट स्टोन्स थे उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे। हम लोग बात करें और भी टूल्स हमें देखने को मिलते थे जैसे बोन से बने हुए टूल्स या फिर लकड़ी से बने हुए टूल्स। तो ये सामने आपको टूल्स दिख रहे हैं, तो इस प्रकार के कुछ टूल्स हमें देखने को मिलते थे उस समय पर। और भैया ये रहे हमारे सम टूल्स वर यूज्ड फॉर चॉपिंग कुछ टूल्स हमारे भैया चॉपिंग के लिए इस्तेमाल होते थे, कुछ चीज़ सिलने के लिए इस्तेमाल होते थे, स्टिचिंग क्लॉथ्स या फिर हम लोग जैसे हम लोगों ने कोई जानवर वगैरह को मारा, अब मारने के बाद भैया उसकी खाल बची तो भैया हमने सोचा कि भैया क्यों ना इसको सिल दिया जाए, तो भैया अपने सही के हिसाब से फिटिंग कर ली जाए। तो कुछ हम लोग बात करें कुछ स्टोन्स का इस्तेमाल हम लोग छेद करने के लिए, कुछ लोग खोदने के लिए गड्ढा या फिर किसी चीज़ को मारने के लिए, तो फिर ऐसे करके हम लोग मतलब अलग-अलग तरीके से स्टोन का यूज़ करने का तरीका देख रहे थे हम लोग। जैसा कि अगर हम लोग बात करें स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता है भैया कि अलग-अलग तरीके से बताया गया है कि एनसीईआरटीज़ वगैरह में कि प्रेशर फ्लेकिंग करके हम लोग कैसे आग जला सकते हैं या फिर स्टोन और के ऊपर स्टोन रगड़ के कैसे करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्टोन बना सकते हैं ऐसे तोड़-तोड़ के हल्के-हल्के पार्ट से या फिर प्रेशर दे-दे के बड़े हथौड़े से नहीं हम लोग वो आप लोगों ने अगर आप लोग कोई जो लकड़ी कारखाने के आस-पास रहता हो तो आपने देखा होगा कि एक छेनी होती है उसको ऊपर हथौड़े से मारा जाता है। पट, पट सीन बहुत कस के दिया जाता है और वो बीच से उसके बीच की दरारें देखी जाती हैं और फिर उसमें उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं। तो वैसे ही किनारे से तराश-तराश के हम लोग पत्थर बनाते हैं। कैसे-कैसे स्टोन टूल्स बनते हैं वो दिखाया जा रहा है यहाँ पे। पहला तरीका यही है कि भैया एक बार 2 पत्थर के टुकड़े ले लो, एक के ऊपर एक रगड़ो तो बन जाएगा और दूसरा यही है कि बड़ा-सा लंबा-सा कोई औजार ले लो, फिर धीमे-धीमे, धीमे करके उसको तराशते रहो, तो ऐसे करके हमारा जो स्टोन्स हैं वो बन जाएँगे। टूल्स मतलब स्टोन्स वगैरह ऐसे बन जाते हैं।
और बैंड सोसाइटीज़ के बारे में तो हम लोगों ने बात पहले ही कर ली थी कि बैंड सोसाइटीज़ क्या थी। तो कैंप वगैरह में हम लोग रहते थे, ऐसा नहीं होता था कि एक साथ 100-200 लोग रह रहे हैं, 500 लोग रह रहे हैं, जैसे आज के समय पे रहते हैं। तो उस समय पर 3-4 30 से लेके 50 आदमी तक रहते थे और ज़्यादातर होते तो वही फैमिली मेंबर वगैरह होते थे, जैसे चाचा के लड़के, ताऊ के लड़के, फूफा के लड़के, एक तरीके से एक फैमिली की तरह रहते थे। तो ऐसे ही करके हम लोग बैंड सोसाइटीज़ के अंदर हम लोग एग्ज़िस्ट करते थे। ऐसा नहीं था कि 500 लोग, 400 लोग ऐसे इकट्ठे साथ में घूम रहे हैं, ऐसा नहीं था। और ये कुछ टूल्स के बारे में कौन-कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते थे वो हैं। अ, और फिर उसके बाद अगर हम लोग साइट्स की बात करें तो हमें बहुत सारी साइट्स देखने को मिल जाएँगी। हमें सब याद नहीं रखनी है, पर जो इम्पोर्टेंट हैं तो वो इम्पोर्टेंट हम लोग देख लेंगे। जैसे कि हम लोग बात करें छोटा नागपुर प्लेट्यू में हमें पिलियोलिथिक टूल्स की देखने को मिला, जो कि बहुत ज़्यादा पुराने हैं, ठीक है? जो कि 1 लाख साल पुराने करीब देखने को मिलते हैं। कुरनूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में हमें इस समय के स्टोन एज मतलब ये पत्थर वगैरह देखने को मिलते हैं, इनके टूल्स वगैरह। और भी थोड़े बहुत पार्ट्स हैं जैसे हिली एरियाज़ ऑफ वेस्टर्न घाट, या फिर हम लोग बात करें साउथर्न तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं एलुअल प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड इंडस एंड गंगा प्लेन्स। इट वाज स्प्रेड इन प्रैक्टिकली ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब केवल इन वाले पार्ट्स में हमें देखने को नहीं मिलते थे, क्योंकि भैया अगर हम लोग बात करें जैसे हम लोग बात करें कि हिली एरियाज में हमें नहीं मिलेंगे, क्यों? क्योंकि भैया उस समय पर हमारे पास कोई ऐसे टूल्स वगैरह नहीं थे जिनसे कि हम लोग मतलब उनकी खुदाई वगैरह कर सकें या जंगल वगैरह काट सकें। तो हिली एरियाज में हमें ज़्यादातर हमारी साइड, इनकी साइड पेलियोलिथिक एज की साइड्स नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि हम लोग वहाँ बस्तियाँ बसा ही नहीं पाते, क्योंकि भैया हमारे पास ऐसे औजार नहीं थे जिनसे कि हम लोग जंगल वगैरह काट पाएँ केवल। तो फिर हम लोग बात करें हिली एरियाज़ वगैरह में, हमें इनके साइट्स वगैरह देखने को नहीं मिलती हैं। यहाँ पे सॉरी मैंने पहले बोल दिया था कि यहाँ पे मिलती हैं, पर यहाँ पे नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे हिली एरियाज़ के अंदर हम लोग जंगल वगैरह है, तो इसलिए छोड़ देंगे वो जगह, ठीक है? और ये रहे भई हमारे साइट्स वगैरह कि कहाँ-कहाँ साइट्स हैं, तो उसके बारे में। और इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने डिवीज़न ऑफ पेलियोलिथिक एज के बारे में। तो भैया पेलियोलिथिक एज को हम लोगों ने भैया पहले ही बात कर ली थी। तो हमारे एक सर थे एडवर्ड लाटेड थे, तो इन्होंने कि भैया कि स्टोन को कैसे-कैसे इस्तेमाल किया गया है। तो भैया क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से इन्होंने हमारे जो पेलियोलिथिक एज का इसको 3 प्रकार में बाँट दिया है। टेक्निकल टर्म में चले जाएँ तो थोड़े बहुत हम लोग, तो लोअर पैलियोलिथिक एज है हमारा 5 लाख साल से लेकर 1,40,000 साल तक। फिर मिडिल पैलियोलिथिक एज है 1,40,000 साल से लेकर 40,000 साल तक। फिर अपर पैलियोलिथिक एज ये 40,000 से लेकर 10,000 बीसी तक। तो ऐसे करके हमारा जो पैलियोलिथिक एज है उसे अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। और फर्दर इनको डिटेल से समझते हैं कि कैसे-कैसे इनको फर्दर डिवाइड किया गया है। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया हो। फिर अपनी अगले अगले हम लोग बात करें एक नए चरण की ओर बढ़ चलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने और फर्दर अब डिवाइड करने वाले हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे भैया, डिटेल समझते हैं पेलियोलिथिक फेजेस के। जो हमारे पेलियोलिथिक है, इसके जो अलग अलग फेजेस हैं इनको डिटेल समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लोअर पेलियोलिथिक एज के बारे में। तो इससे पहले हम लोग पुराना थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अपने पेलियोलिथिक एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया था कि अर्ली और लोअर पेलियोलिथिक एज, मिडिल पेलियोलिथिक एज, अपर पेलियोलिथिक एज। और जो हमारा अर्ली पेलियोलिथिक एज था वो 5 लाख से लेकर 1,40,000 साल तक था। मिडिल पैलियोलिथिक एज 1,40,000 साल से लेकर 40,000 साल तक था। और अपर पैलियोलिथिक एज 40,000 से लेकर 10,000 बीसी, मतलब 10,000 बीसी तक था, ठीक है? तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे। और जो हमारा अर्ली पैलियोलिथिक एज है तो उसमें हम लोग देखेंगे, और लोअर पैलियोलिथिक एज है उसमें एडवांसमेंट थोड़ी धीमे-धीमे होंगी। और जो मिडिल पैलियोलिथिक एज है इसमें हम लोग थोड़ा बहुत चेंजमेंट देखेंगे। और जो अपर पैलियोलिथिक एज है तो हम लोग इसमें ज़्यादा एडवांस चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में। तो लोअर पैलियोलिथिक एज हमने जैसे कि अभी कल डिस्कस किया, इसका टाइम पीरियड कितना था? 5 लाख साल पहले था। 5 लाख साल से लेकर 1,40,000 साल तक का इनका टाइम पीरियड है। इनकी खास बात क्या है? ये हैंड एक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, क्लेवर्स का इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग बात करें कि खासियत क्या है इनकी, तो ये जैसे कि आपको पता होगा कोर टूल्स क्या होते हैं। अगर कोर टूल्स पता हो तो जैसे कोई एक बड़ा सा पत्थर लिया, ठीक है? उसको किनारे थोड़ा छाँट-छाँट के उसका फ्लेक निकाल दिया, और उसको जो मेन पार्ट बचा तो उसे कोर बोल दिया। तो मेनली ये लोग किसका इस्तेमाल करते थे? कोर टूल का इस्तेमाल करते थे, ठीक है? और क्वार्ज़ाइट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि क्वार्ज़ाइट का इन्हें पैलियोलिथिक एज का जो कॉमन टूल है वो कौन-सा, मतलब कौन-सा स्टोन इस्तेमाल करते हैं? क्वार्ज़ाइट के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन्हें क्वार्ट्ज़ाइट मैन भी कहा गया है। और हम लोग बात करें इंडिया कॉन्टेक्स्ट में होमो हैबिलियस तो नहीं आता,
पर अगर वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो वहाँ उस समय पर होमो हैबिलियस और होमो इरेक्टस देखने को मिलते हैं हमें। और हम लोग बात करें लिव क्लोज टू फूड एंड वाटर, फूड वाटर एंड स्टोन। और इस समय पर हम लोगों ने ये देख ली थी कि भैया इस समय पर जो फायर की डिस्कवरी थी वो तो हो चुकी थी। पहले ही हमने देखा था हमारा जो एजेंट वन था, जब वो निकला था अफ्रीका से, तभी हम लोगों ने उसने क्या कर ली थी, खोज कर ली थी इसकी आग की। और ये ऊपर आपको टूल्स वगैरह दिख रहे होंगे आपको कि बेसिकली हम लोग उस समय पर ऐसे टूल्स इस्तेमाल करते थे शिकार करने के लिए। और पत्थर बनते कैसे थे हम लोग ये भी देख लेते हैं। तो ये मान चलिए कोई बड़ा पत्थर है, इसको हमने तोड़ दिया और इसके किनारे का चूरा निकला तो उसे फ्लेक्स बोल दिया, और जो बीच का पार्ट था उसे कोर बोल दिया। तो हमारी जो हैंड एक्सेस वगैरह थी और बाकी जो चीज़ें थी वो इससे ही बनती थी, कोर से ही बनती, ठीक है। तो ऐसे बनते थे हमारे पत्थर या फिर हमारे टूल्स। तो टूल्स की बात करें तो भैया ये हमारे अलग अलग टाइम पीरियड के हमारे ये रहे टूल्स। तो अगर हम लोग लोअर पेलियोलिथिक की बात करें तो भैया हमारे ये तो बेसिक से टूल दिख रहे हैं। तो मिडिल में देखेंगे थोड़े एडवांस हो गए हैं, थोड़े नुकीले कर दिए गए हैं। और फिर अपर पेलियोलिथिक में एडवांसमेंट काफ़ी हो गई है, तो हमें देखने को मिल रहा है काफ़ी अच्छे हथियार देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा हमें सीन देखने को मिलता है, ठीक है। तो काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ। हम लोग बात करें लोअर से लेकर मिडिल से लेकर अपर तक के बीच में, तो तीनों के ट्यूब्स में आपको साफ साफ डिफरेंस दिख रहा होगा कि कितना एडवांसमेंट हुआ था। तो भैया अब हम लोग समझते हैं टाइमलाइन के हिसाब से, अगर इसको समझें तो हमारा लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज तो हमने अभी डिवीजन देख ही लिया। 5 लाख से लेकर 1.4 लाख तक, 1.4 से लेकर 40,000 तक, 40,000 से लेकर 10,000 तक। तो ये हमारा टाइम पीरियड है। तो अब खासियत देख लेते हैं, कुछ फीचर्स देख लेते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज के। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग कौन घूम रहे हैं, हमारे यहाँ पे होमो इरेक्टस घूम रहा है। कौन घूम रहा है? होमो इरेक्टस घूम रहे हैं यहाँ पे। और बेसिकली अभी हम लोगों ने पहले ही कोर टूल के बारे में बात कर ली है। तो कोर टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग कौन? हमारे होमो इरेक्टस। कहाँ पे? लोअर पैलियोलिथिक एज में, ठीक है। और कौन कौन से टूल्स हैं? हैंड एक्स है, चॉपर्स हैं, क्लीवर्स हैं, ठीक है। और हमने क्या देखा था? फायर का इस्तेमाल हो गया था यहाँ पे, और क्वार्टज़ाइट का इस्तेमाल कर रहे थे पत्थर वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। और अब समझते हैं आर्केलियन, इनकी एक फीचर ये भी है कि ये लोग किसका इस्तेमाल करते थे? आर्केलियन टूल्स का इस्तेमाल करते थे। तो ये क्या होता था, इसको भी समझते हैं अब। तो अब समझते हैं एक्लियन ट्यूल क्या होते हैं। तो भैया जैसे कि हमें ये कोई पत्थर दिखा, तो पत्थर दिखा, हमने हल्का सा कटाव यहाँ कर दिया, हल्का सा कटाव यहाँ कर दिया, हल्का सा कटाव यहाँ कर दिया, हल्का सा कटाव यहाँ कर दिया। तो हमें इसमें जो हमारी हैंड एक्सेस वगैरह हैं, तो इसमें हम लोग बात करें क्या कैसी होती थी? ओवल शेप की होती थी हैंड एक्सेस। और इसमें सिमेट्री देखने को मिलती थी। क्या मिलती थी? सिमेट्री देखने को मिलती है। अगर हम लोग यहाँ से कुछ काटेंगे तो कंपलसरी है कि हम लोग आगे से भी कुछ ना कुछ काटेंगे। तो जैसे हमारा ये यहाँ पे आप लोग सेब देख रहे हैं, यहाँ से कटा है तो यहाँ से भी कटा है, यहाँ से कटा है तो यहाँ से भी कटा है। तो सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। तो काफ़ी अच्छे टूल्स बनाते थे। और हम लोग बात करें इन आर्केलियन टूल्स क्यों कहा जाता है, तो हमें फ्रांस की एक जगह सेंट आर्केलियन में हमें ये जगह, ये वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे हमें ये टूल देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसे आर्केलियन बुलाते हैं, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा कि आर्केलियन टूल वगैरह एक्चुअली थे क्या एक्चुअली, ठीक है। तो ये रही भैया पिक्चर्स। अब इसकी खासियत देखिए, अगर खासियत की बात करें तो देखिए यहाँ कटा है तो यहाँ भी कटा ही है, ठीक है। तो ऐसे हमें आर्केलियन टूल्स मिलते हैं। तो अगर यहाँ इन्होंने काटा है तो यहाँ भी काट दिया इन्होंने। तो ऐसे करके सीन आर्केलियन टूल्स हमारे बनते थे, ठीक है। ये उनके एग्जाम्पल्स हैं, और उम्मीद है कि आपको एग्जाम्पल से या पिक्चर्स की मदद से जब सही में समझ में आ रहा हो। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, या अगर आप लोग चाहें तो मैं व्हाइट बोर्ड में भी पढ़ा सकता हूँ या ब्लैक बोर्ड में या फिर लैपटॉप में पढ़ा सकता हूँ, जैसे आप लोग चाहें। पर आप लोग कमेंट करिए तो मैं कर दूंगा उसी हिसाब से। तो आर्केलियन टूल्स वगैरह समझ में आ गए होंगे आपको। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी लिखी हुई है एक्वेरियन टूल के बारे में। तो आप लोग रीडिंग डाल सकते हैं इसकी, आई मीन रीडिंग कर सकते हैं इसकी। तो बस वही है जो मैंने आपको बताया कि एडवांस एंड इंक्रीजिंगली सिमेट्रिकल हैंड एक्सेस थी, और ये हम लोग बात करें लोअर पैलियोलिथिक एज से थी। और उस समय तो चली चली और उसके बाद भी चलती रही। और इसके बाद हम लोग बात करें कि इसका नाम कैसे रखा गया था, सेंट एक्विल में मिला था तो भैया इसलिए इसका नाम हम लोग बात करें एक्विलियन टूल रख दिया था, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो भैया इसकी अब हम लोग थोड़ी बहुत साइट्स भी देख लेते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज की। तो बोरी महाराष्ट्र में है हमारी, हुंदगी कर्नाटका में, ईसमपुर। तो ये कुछ साइट्स हमारे बिल्कुल डिटेल से तो बहुत सारी साइट्स मिली हैं, तो इतनी ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा आपके हाथ में अगर कुछ पूछ दिया जाए तो हम ये 3-4 साइट्स तो बता ही सकते हैं आप लोग। और फाउंड इन सोन और सोहान रिवर एंड पावी हिल्स, नाउ इन पाकिस्तान, पहलगांव कश्मीर, थार डेजर्ट,
दिद्वाना राजस्थान। तो भैया ऐसे थोड़े बहुत एग्जाम्पल आप लोग अपने हाथ में रखिए कि अगर कुछ पूछ दिया जाए तो हाँ थोड़ा बहुत बताने के लिए तो हो। तो ये कुछ साइट्स वगैरह हमें देखने को मिल गई थी इस समय की, ठीक है। और हमारा आई थिंक पूरा हो गया, थोड़ा रिवाइज वगैरह भी कर लेते हैं एक बार शॉर्ट नोट से, ठीक है, कि हम लोगों ने अपना लोअर पैलियोलिथिक एज में क्या क्या देखा, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अब। तो भैया लोअर पैलियोलिथिक एज के अंदर हमने क्या देखा, हमने देखा होमो इरेक्टस घूम रहे थे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, कोर टूल का इस्तेमाल कर रहे थे, कोर टूल्स में हम लोग हैंड एक्सेस चॉपर्स क्लीवर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, फायर की खोज हो गई थी, और क्वार्टसाइट्स का इस्तेमाल कर रहे थे, एक्विलियन टूल्स मिल रहे थे, और इम्पोर्टेंट साइज देख लिया हमने, बोरी, हथनौरा, और हम लोग बात करें हुंची और इस्लामपुर, ठीक है। तो अपना बेसिक अपना जो लोअर पैलियोलिथिक एज था वो हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज के बारे में। तो अभी तक हमने देखा था कि जो हमारा लोअर पैलियोलिथिक एज था उसमें हम लोग बात कर रहे थे आदमी बस नॉर्मली खाना खा रहा है, जिंदा रह रहा है, ये हो रहा था। अब धीमे धीमे अब समय के साथ साथ इंसान भी बदल जाता है, और वैसे ही उस समय पर भी बदला। और अब धीमे धीमे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा कॉग्निशन लेवल पर हमारा डेवलपमेंट होगा, यानी ये मस्तिष्क से हम थोड़ा डेवलप होंगे। अभी तक हमने देखा था कि आदमी थोड़ी बहुत भाषा बोल रहा था, कैसे कैसे ऐसे करके एक दूसरे को इशारा करके, ऐसे करके इशारे में बात कर रहे थे। अब धीमे धीमे थोड़ा बहुत डेवलप होगा, और लैंग्वेज का कॉग्निशन का हम लोग बात करें, लैंग्वेज का डेवलपमेंट होने लगेगा धीमे धीमे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भैया मेसोलिथिक एज है हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया उसे कहाँ से कहाँ तक, 1,40,40,000 साल पहले से लेकर 40,000 साल पहले तक, ठीक है। तो इतना टाइम पीरियड के बीच में हमारा मिडिल पैलियोलिथिक एज आ जाता है, ठीक है। और हम लोग बात करें तो 1960s में जो हमारे एच डी संकालिया साहब हैं, तो भैया इन्हें क्या मिलती है, महाराष्ट्र में एक नवासा नाम की जगह मिलती है। तो भैया वो इनकी यही जो मेसोलिथिक एज की जो टाइम पीरियड की जो सबसे बेहतरीन हम लोग बात करें साइट है वो यही है। तो हमें यहाँ पे क्या मिले हैं, तो हमें यहाँ पे फ्लिक्स वगैरह देखने को मिले हैं। तो फ्लिक्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे हमें साइट में फ्लिक्स देखने को मिले हैं। तो फ्लिक्स क्या तो होते थे, हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया था कि जब कोई बड़ा सा पत्थर होता था तो हम उसको तराशते थे, तो भैया एक कोर निकलता था, जैसे हम लोग इंडेक्स बना लेते थे। और अब हम लोग बात क्या कर रहे हैं, हमारा अब आदमी थोड़ा हो गया है समझदार। तो जब समझदार हो गया है तो भैया अब ये जो हमारी जितनी ज़्यादा रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो सके वो इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। तो भैया जो कोर बच गया था, अब भैया कोर का इतना रिलेवेंस रहेगा नहीं। अब भैया रहेगा रिलेवेंस किसका, अब ये नोकदार धारीले आपको ये औजार दिख रहा है आपको किनारे, तो भैया यही है हमारा क्या, फ्लेक। तो भैया अब जो चूरा बच गया था, जो हम कोर को तोड़ के मतलब कोर को तराश रहे थे, तो भैया जो हमारा धार धार चीज़ें बच रही थी जो फ्लेक्स थे, अब हम लोग उनको इस्तेमाल इस समय में इस टाइम पीरियड में ज़्यादा करने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो हैंड एक्सेस हैं उनको बिल्कुल इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देंगे, पर उनके कंपैरिजन में जो फ्लेक्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाएगा इस एज में, क्योंकि भैया इंसान समझ गया है कि भैया नुकीली चीज़ से घोपेंगे तो काम ज़्यादा आसानी से होगा, ठीक है। तो ये सब हमें इस पीरियड में देखने को मिलता है। तो ये रही कुछ उस समय के टूल्स की पिक्चर, और ये भैया हमारे यहाँ पॉइंटर्स, जो पॉइंटर्स का काम क्या है, चीरने के लिए, सीधे घुसाने के लिए, और स्क्रैपर का काम क्या है, जो खाल वगैरह हमने जानवर मारे हैं तो उनकी खाल उतारने के लिए काम आते हैं। तो ऐसे करके हमें उस समय के काफ़ी टूल्स देखने को मिलते हैं। तो पॉइंटर्स और स्केपर्स हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ये बनते किससे थे, फ्लिक से बनते थे, क्योंकि हम लोग कोर का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ अब लोग फ्लिक का भी इस्तेमाल करने लगेंगे, उसके चूरे का भी इस्तेमाल करने लगेंगे। तो इनके इस्तेमाल का क्या रहेंगे, तो भैया इनके इस्तेमाल कुछ इस प्रकार रहने वाले हैं, जैसे कि हम लोग बात करें पेड़ों के तने को छीलने के लिए, जानवरों खालों को उतारने के लिए, तो ऐसे स्क्रैपर्स का इस्तेमाल हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करें कि यहाँ पे नवासियन इंडस्ट्री लिखा है, इसका मतलब यही है कि नवासियन नए नए टूल्स आ रहे थे, ठीक है। तो क्या कौन कौन से टूल थे ये देख लेते हैं। तो भैया जो हमारे फ्लैग टूल थे, फ्लैग टूल के बारे में हमने आपको बताया कि भैया जैसे कि हमारे पॉइंटर्स हुए, चॉपर हुए, तो हमें ये देखने को मिल रहे थे उस समय पर, यहाँ पे मिडिल पैलियोलिथिक एज में। तो भैया टूल्स के मामले में तो हमने चेंजेस देख लिए, कैसे कैसे टूल्स के मामले में हम लोगों ने चेंज वगैरह किया, पर उसके साथ साथ हम इंसानों के अंदर भी कुछ चेंजमेंट आने लगे। तो क्या हमारे जैसे स्पीसीज थी वो, तो उनके अंदर क्या चेंज आने लगे, तो भैया जो हमारे होमो इरेक्टस थे, सॉरी हमारे हमारे जो होमो इरेक्टस थे, अब वो क्या होने लगे, और ज़्यादा सीधे होने लगे। अब वो बाइपेडल तो बन गए थे, और अब उन्हें चलने में बहुत ज़्यादा आसानी होने लगी थी। मोर हम लोग बात करें, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा बन गया था, अब हम लोग आराम से चल सकते हैं दो पैरों पर। और हम लोग बात करें एक चीज़
और हमें देखने को मिलती है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट बिलीव करते हैं, तो अप्रॉक्स वही 17 रफली रफली मैं टाइम पीरियड बता रहा हूँ, तो कोई फिक्स नहीं है ये। तो आस-पास अलग-अलग बुक्स में अलग-अलग मिल सकता है। तो अप्रॉक्स 70,000 बीसी से लेकर 30,000 बीसी के बीच में हम लोग बात करें, इंसानों के बीच में क्या हुआ? कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन अकर हुआ। यानी कि हम लोग बात करें बौद्धिक तौर पर हम लोग क्या हुए और बुद्धिमान हुए, और हम लोगों ने होमो सेपियन के बीच में हम लोगों ने कम्युनिकेशन लेवल ऐसा कभी नहीं देखा था आज से पहले, क्योंकि हम लोग कम्युनिकेट यानी कि बात करने की जो सिस्टम है वो लैंग्वेजेस वगैरह है, तो भैया अब हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी, ठीक है? तो ये कब हुआ था? 70,000 बीसी से लेकर 30,000 बीसी के बीच में हुआ था। तो ये एप्रॉक्स डेटा होता है, तो डेटा के ऊपर इतना मत जाना, तो इतने इसी के आसपास रहने वाला है। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया हो, कैसे-कैसे हम लोग के बीच में चेंजमेंट आ रहे थे। तो अब हम लोग इस लाइन की मदद से अपना जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो भैया पैलियोलिथिक एज में हमने क्या देखा, हम लोग फ्लिक टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका? फ्लिक टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें हम लोग पॉइंटर्स और स्क्रैपर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि भैया कॉग्निटिव रेज़ोल्यूशन हो चुका वो रेवोल्यूशन हो चुका है, और ये कब से कब हुआ? 70,000 से लेकर 40,000 या 30,000 के बीच में एप्रॉक्स हुआ है। कहाँ पे? हमारा कॉग्निशन लेवल पर, यानी कि माइंड के लेवल पर हम लोगों का डेवलपमेंट काफ़ी हद तक हमें देखने को मिलने लगा है। अभी तक तो ख़ैर ये फ़ोकस था कि हमें कैसे भी करके खाना मिल जाए, पर अब ये फ़ोकस होने लगेगा कि भैया अगला इंसान हमसे कुछ प्यार करता है या हमसे कुछ कहना चाहता है, उसका एक्सप्रेशन वगैरह, तो इस इन सब चीज़ों में भी थोड़ा बहुत इनका इंटरेस्ट जाने लगेगा। तो धीमे-धीमे अब हम लोग भी ये समझ रहे थे कि भैया कोई अगर हमारे सामने बंदी दिख जाए तो उससे बात कैसे करनी है। मतलब बात नहीं करनी है, तो अब धीमे-धीमे बात करने के लिए लैंग्वेज तो चाहिए पड़ेगी। तो ऐसे करके हमारा दिमाग के बीच में थोड़ा डेवलपमेंट होने लगा, थोड़ा दिमाग बढ़ने लगा, और हम लोग अब समझने लगे कि भैया इमोशन समझना भी ज़रूरी है। तो धीमे-धीमे हमारा क्या हुआ, हमारे कॉग्निशन की मदद से जो हमारे ये बीच में लैंग्वेजेज़ थी उसका डेवलपमेंट होने लगा। क्या होने लगा? लैंग्वेज का डेवलपमेंट होने लगा। तो जब हम लोग बात ही कर रहे हैं लैंग्वेज की, थोड़ी बहुत इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा और कर लेते हैं। तो अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो भैया, जैसे अगर हिंदी की बात की जाए तो भैया हिंदी ही अलग-अलग प्रकार में अलग-अलग डायलेक्ट के साथ बोली जाती है। जैसे अगर हम लोग बात करें दिल्ली साइड में जाएँ, ग्वालियर साइड में देखें, तो भैया ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे तू करके बात करते हैं। भाई तू ऐसा है, तू वैसा है, ऐसे करके बात करते हैं। अगर लखनऊ की साइड निकल आओ या उत्तर प्रदेश की तरफ निकल आओ तो भैया ये देखने को मिलता है, और आप कैसे हैं? बढ़िया सब, हम तो बढ़िया भैया, और आप बताइए अपना? जी, हम ऐसे बोला जाता है। और थोड़े अब हम लोग बिहार साइड निकल जाएँ या फिर गाँवों की तरफ या कानपुर देहात की तरफ निकल जाएँ, तो और लल्ला कैसन बा? सब बढ़िया बा? तो ऐसे करके बात करवन। तो ऐसा-ऐसा सीन देखने को मिलता है। तो मतलब हर 2 कदम चलने के बाद हमें भाषा में परिवर्तन देखने को मिलता है। एक लैंग्वेज के अंदर इतने सारे वेरिएशन होते हैं, तो उस समय पर भी हम लोग बात करें अलग-अलग लैंग्वेज बन रही होंगी, अलग-अलग प्रकार की, जैसे हम लोग बात करें रोमन हुई, इटालियन हुई या अपनी इंडियन हुई, हिंदी की, भैया इंडिया के अंदर ही हम लोग जाने कितनी लैंग्वेजेज़ देखते हैं, तो अलग-अलग लैंग्वेजेज़ का डेवलपमेंट होने लगा धीमे-धीमे। अब देखिए दिमाग चलने लगा है, तो भैया लैंग्वेज भी चलने लगेगी अब, ठीक है? लैंग्वेज के बारे में क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करेंगे अर्लीस्ट लैंग्वेजेस के बारे में। तो भैया हमारी जो ऑस्ट्रो एशियाटिक है, तो भैया यही हम लोग बात करें कि हमारी अर्लीस्ट क्या है, लैंग्वेज है। तो भैया ये हमें लगता है, मतलब ये महसूस होता है कि ये ही स्टार्टिंग की लैंग्वेज रही होगी हमारी। तो इसका डेवलपमेंट वही 40-50 हज़ार बीसी से पहले हुआ होगा। तो इसी ऐसा ही अप्रॉक्स टाइम पीरियड मान लीजिए। तो ऐसा सीन हमें ऑस्ट्रो एशियाटिक में देखने को मिल रहा है। तो हमारी ये फेमस लैंग्वेज है, ठीक है? और इंडिया में भी काफ़ी लोग बोलते हैं, जैसे मुंडा वगैरह बोलते हैं। और इसके हमें स्पीकर्स ऑस्ट्रेलिया, मडागास्कर, और हम लोग बात करें मेनली कहाँ पे रहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में, यानी कि हम लोग बात करें ईरान वगैरह के साइड पे, यहाँ साइड पे देखने को मिलते हैं। और इसका डेवलपमेंट कैसा हुआ हम लोग वो भी देखते हैं डायग्राम की मदद से। तो हमारी भाषा का डेवलपमेंट कुछ इस प्रकार हुआ होगा कि साउथ ईस्ट एशिया में हम लोग बात करें मेनली ये जनरेट हुई होगी, और फिर हम लोग बात करें धीमे-धीमे, जैसे कि हमने माइग्रेशन के बारे में पढ़ा था कि भैया नॉलेज ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ चाहिए जाना, तो ऐसे करके हम लोग बात करें कि हमारी साउथ ईस्ट एशिया से धीमे-धीमे इंडिया आई, और हमने बात की कि भैया मेडागास्कर में बोलते हैं, इवन कि ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं, तो कैसे गई होगी? तो ऐसे ही धीमे-धीमे करके ट्रांसफ़र होती चली गई, और बाद में कोई लैंग्वेज और आई होगी तो उसने उसको दबा दिया। तो ऐसे करके हम लोग बात करें इंडिया में या फिर दूसरी जगह पे हमें अलग-अलग लैंग्वेज की हमें अभी भी वहाँ की टाइप वगैरह देखने को मिलती हैं, तो भैया उसी लैंग्वेजेज़ का इस्तेमाल करती हैं। तो ये सीन था, ऐसे करके हमारी अलग-अलग प्रकार से लैंग्वेज डेवलप हुई। इतना समझ में उम्मीद है कि आ गया होगा आपको। तो भैया अब हम लोग बात करने वाले हैं अब
अपर पैलियोलिथिक एज के बारे में। तो अपर पैलियोलिथिक एज की बात की जाए तो भैया इसमें हम लोग देखेंगे कि भैया अब हमारा जो घुमक्कड़ी इंसान था, अब वो केवल खाने-पीने पर निर्भर नहीं करेगा। अब वो थोड़ा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा पेंटिंग के थ्रू, डांस के थ्रू, ऐसे अलग-अलग तरीके से एक्सप्रेस करेगा। तो अब हम लोग थोड़े इनके टूल्स के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि भैया स्टोन प्री हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो टूल्स के बारे में बात ना करें। तो इस समय पे हमें देखने को मिलते हैं क्या, फ्लिंट स्टोन्स देखने को मिलते हैं। फ्लिंट स्टोन को हम लोग जगमग पत्थर के नाम से भी जानते हैं। तो जगमग पत्थर क्या होते हैं हमारे, जैसे कि हम लोग बात करें कि जिनसे हम लोग आग वगैरह जलाना जानते हैं, तो हमारे जगमग पत्थर होते हैं, ठीक है? तो वो फ्लिंट स्टोन होते हैं। और हमारे ब्लेड सॉरी अ, पैरेलल ब्लेड्स भी इस समय पे देखने को मिलते हैं। तो पैरेलल ब्लेड क्या होते हैं, तो जैसे कि हमें पता है कि नॉर्मल ब्लेड में क्या होता है, एक साइड धार लगी होती है। तो हमारे जो पैरेलल स्टोन से पैरेलल ब्लेड से उनके में दोनों तरफ धार होती थी। तो आप लोग देख रहे हैं कि कैसे-कैसे आदमी इतने खतरनाक-खतरनाक हथियार बना रहा है अपने शिकार के लिए। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं काफ़ी हद तक जो कॉग्निशन है वो डेवलप हो चुका है, यानी कि इनका दिमाग काफ़ी बढ़ चुका है। अब भैया बात कर लेते हैं थोड़ा कल्चर के बारे में। तो कल्चर क्या है? हम लोग कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, ये हमारा कल्चर होता है। तो उस समय के अगर कल्चर की बात किया जाए तो हम उस समय का आदमी भैया होमो सेपियन हमारे जो पेंटिंग्स हैं वो बनाने लगेंगे। जैसे ये पेंटिंग दिख रही है आपको, ऐसी प्रकार की खास-खास सुंदर-सुंदर पेंटिंग बनाने लगेंगे। ऐसा नहीं है केवल पेंटिंग बनाएँगे, अलग-अलग चीज़ें बनाएँगे, जैसे कि डांस करेंगे, डांसिंग पेंटिंग बनाएँगे। इवेंट की बात करें उस समय की तो लोग क्या करते थे, लोगों को आप धीमे-धीमे दिमाग तो इतना भयंकर डेवलप हो जाएगा भाई साहब, पेंटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे कि हम लोग बात करें क जैसे कि कुछ हमारा नेचुरल पिगमेंट मिला, ठीक है? उसमें जानवर की चर्बी मिला दी तो ये वो थोड़ा चिपचिपा-चिपचिपा हो गया। तो ऐसे ही करके दीवालों में पेंटिंग बना देंगे। और ऐसा नहीं है कि केवल थोड़ी पेंटिंग बना टाइम पास नहीं हो रहा। भाई साहब दिखाने का, शो ऑफ करने का शौक चढ़ जाएगा इन लोगों को। ये लोग क्या करेंगे, जैसे कि जहाँ पे रह रहा है शेल्टर केव्स में रहते थे, तो जैसे भीमबेटका वगैरह हुआ तो हमें वहाँ पे काफ़ी सारी पेंटिंग देखने को मिलती हैं, चाहे इसकी हो चाहे दूसरे पुरानी सभ्यता की हो, तो पर वो लोग क्या कर रहे थे, अपने आप को दिखाने की, एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। दीवालों पे क्या करेंगे, बहुत बड़ी-बड़ी पेंटिंग लगा देंगे, मतलब पेंटिंग बना देंगे। और उसमें मेनली सीन क्या रहने वाले हैं, तो सीन रहने वाले हैं जैसे कि हमारा फाइटिंग का सीन हुआ, एनिमल्स की पिक्चर दिखा रहे हैं और ह्यूमन को स्टिक की फॉर्म में दिखाएँगे और दूसरे जानवरों को अच्छी तरीके से बनाएँगे। जैसे कि हम लोग बात करें बोर हुआ, राइनोस हुए, टाइगर्स हुए, एलिफेंट हुए, ऐसी पिक्चर्स हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है? और हम लोग बात करें केवल और केवल पेंटिंग नहीं देखने को मिलती है, म्यूज़िक म्यूज़िक के थीम देखने को मिलते हैं। ऐसा भी होता है कि कभी-कभी शिकार कर रहे हैं, शिकार करने का सीन भी बना रहे हैं। और इवन कि हम लोग को बात करें कि ग्रुप्स में डांस वगैरह, नृत्य वगैरह कर रहे हैं, तो उसकी पिक्चर्स भी बना रहे हैं वो लोग। जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये जो डांस कर रहे हैं हमारे लोग, तो ऐसी करके पिक्चर भी हमें देखने को मिली हैं। और उस समय पे हम लोग देखें कि हंटिंग के सीन तो बना ही रहे थे। और अब हम लोग बात करें ये लोग डांस करना, अब डांस कैसे करेंगे? बिना गाने के डांस थोड़ी ना हो पाएगा। और डांस करने के लिए चाहिए, गाना बजाने के लिए चाहिए भी क्या है? एक गोल डमरी चाहिए, बीच में कुछ फँसाने के लिए हो, बस ढप, 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 ढप मस्त गाना बजाओ और आराम से डांस करो। तो ये सीन हमें देखने को मिलता है। जैसे कि नहीं आज के ज़माने में हम लोग डांस करते हैं अपने भाइयों, बंधुओं, दोस्तों के साथ, काफ़ी मज़ा आता है एन्जॉय करने में। तो वैसे ही उस समय के लोग भी अपने समय को अच्छे तरीके से व्यतीत करते थे और मज़ा करते थे, डांस बजाते थे। ये सब हमें देखने को मिल रहा है। पहले के समय के आदमी कैसे थे? इससे पहले के हम लोग जब होमो सेपियंस की बात कर रहे थे, तो उससे पहले कैसा सीन चल रहा था? तो भैया वो लोग केवल खाते थे, पीते थे, जानमुक्त रहते थे। अब भैया थोड़ा दिलचस्पी बढ़ रही है। आदमी का जब पेट भर जाता है, तो भैया क्या कह ही दें हम। तो अब वो अलग-अलग चीज़ों के बारे में सोचने लगता है, पेंटिंग कैसी होती है। और हमें क्या देखने को मिला, पेंटिंग वगैरह के बारे में तो बात कर ही ली। और भैया कलाकार आदमी हैं। हमें पता है कि इंडिया में काफ़ी हज़ारों साल पहले ऑस्ट्रिच वगैरह मतलब घूमती रहती थी यहाँ पे, तो हमें उनके एक्सेल्स देखने को मिलते हैं। तो एक्सेल्स में जैसे आपको ये फिगर दिख रहा होगा, तो इसमें अलग-अलग डिज़ाइन दिख रही हैं, ये देखिए गौर से। तो इन डिज़ाइन्स में आपको ये कुछ लाइन्स लाइन्स वगैरह दिख रही होंगी, गौर से देखिए। तो जब ये लाइन्स हैं, ये क्या है? उसी समय के आदमियों के बनाए द्वारा, कि भैया अब वो केवल और केवल खाने और पीने से जुड़ा नहीं है, भैया अब वो धीमे-धीमे अपना दिमाग डेवलप कर रहे हैं। तो वो लोग कुछ पैटर्न्स बनाएँगे इन एग सेल्स के ऊपर। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, हमें पता है कि बहुत बड़ा होता है, तो उनके ऊपर काफ़ी डिज़ाइन्स बनाए जाएँगे। और ये हमें मिले कहाँ पे हैं? इसकी अगर साइट की जाए तो भैया ये हमें पटने महाराष्ट्र में एक जगह है पटने, हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। और आंध्र प्रदेश में भी हमें इनके अवशेष मिलते हैं। ठीक है? उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया हो।
और कुछ नहीं यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि हमारा जो जो लेटर पैलियोलिथिक अपर पैलियोलिथिक एज था। अब भैया अगर आपको नोट बनानी है तो उसके पर्सपेक्टिव से ये बढ़िया है कि स्टार्टिंग से बता दिया गया है कि 40,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक हमारा अपर पैलियोलिथिक एज था और लास्ट के फेज़ में आइस एज था हमारा ये। और यहाँ से फिर हमारा इसके बाद से हमारा होलोसीन लग जाएगा 10,000 बीसी के बाद से। तो वही चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, अगर नोट्स बनाने हो तो बना सकते हैं आप लोग इसमें। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि जो हम लोग बात करें होमो सेपियंस दिखने लगे थे और ये ऑस्ट्रिच वगैरह के बारे में लिखा है और हम लोग अलग-अलग पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे थे। फ्लिंट स्टोन के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जगमग पत्थर, तो इसका इस्तेमाल इस समय के लोग काफ़ी ज़्यादा तक कर रहे थे। और मेजर साइट्स थी वो कौन-कौन सी हैं? मेजर साइट्स की बात करें तो भैया अपर पीरियोडिक की वो कौन-सी हैं? लखुदियार, तो लखुदियार में पेंटिंग देखने को मिली। लखुदियार में क्या मिली? पेंटिंग देखने को मिली। अ और चिंतामणि, गावी, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स वगैरह हैं यहाँ की। और हम लोग अब बात करेंगे कि भैया यहाँ पे केवल यही नहीं है, तो ये जो अलग-अलग साइट्स हैं तो अलग-अलग चीज़ों की हैं। जैसे लखीदियार में क्या हमें देखने को मिला? लखीदियार में पेंटिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? पेंटिंग वगैरह। और हमें इस समय पे जो बोन्स टूल्स होते हैं, यानी कि जो बोन के जो मतलब हड्डियों से बने हुए टूल्स भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे। कहाँ पे मिलते हैं? ये मिलते हैं केप साइड कुरनूल में देखने को मिलते हैं। मुच्चतला, चिंतामणि, गावी आंध्र प्रदेश में हमें ये बोन टूल्स देखने को मिलते हैं। तो उस समय के लोगों ने सोच के देखिए कितना दिमाग लगाया भैया। अभी तक हम लोग बड़े-बड़े हैंड एक्सेस से काम चला रहे थे। अब देखिए हड्डियों से कितनी खतरनाक-खतरनाक चीज़ें बनाएँगे। तो जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और थोड़ी बहुत साइट्स और देख लेते हैं। तो मेजर साइट जो लखुतियार है ये हमारी पेंटिंग की साइट है और जो चिंतामणि देखी तो ये हमारी कौन-सी थी? अभी हमने बोन टूल्स के बारे में बात की थी। तो भैया अपर पॉलिथिक एज की हमारी अलग-अलग साइट्स हमारी ये हो गई कंप्लीट। और अगर हम लोग बात करें कि इम्पोर्टेंट साइट्स तो हैं ही और हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में देखते हैं कि सोच के देखिए आप लोग कितना दिमाग लगाने लगे थे हम लोग। और आज के समय पे वही है कि इंसान कदर नहीं समझता है कि बहुत से लोग सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। तो उन्हें सोचना चाहिए कि भैया कितनी मेहनत की है हमारे पूर्वजों ने अभी तक का हमारा जो शरीर है उसको बनाने में। और ये भैया और कुछ हमारी इम्पोर्टेंट साइट्स रहीं जैसे भीमबेटका हुई, कुरनूल हुई, यूपी बलिन वैली हुई, पटने महाराष्ट्र के बारे में बता ही दिया था। और हम लोग बात करें एक जगह हमारी कहाँ पे एमपी में और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? ट्रायंगल स्टोन देखने को मिलते हैं। कोल और बाएगा लोग इसकी अभी भी पूजा करते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो उनका अभी भी मानना यही है कि ये उनकी देवी होती हैं। तो जैसे नीचे शेप दिख रहा है ट्रायंगुलर शेप तो भैया इसको वो लोग देवी मानते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं। ये जो बैगा और कोल दल जो जनजाति के लोग होते हैं इसको मानते हैं। लखोटियार में हमने देखा उत्तराखंड में है और यहाँ पे हमें कुछ अलग-अलग पेंटिंग्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ये हमारी कुछ अलग-अलग स्पेशल साइट्स है जिसकी आप लोग नोट्स वगैरह बना सकते हैं अगर चाहें तो। और यहाँ पे हमें देखिए यहाँ पे कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं कि मतलब एनिमल टीथ के ऑर्नामेंट वगैरह देखने को मिल रहे हैं। और ये रही हमारी और दूसरी थोड़ी बहुत साइट्स जो कि पूरे इंडिया के मैप पे बनी हुई हैं। तो आप लोग चाहें तो आप लोग इसे आराम से देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश हुआ, कर्नाटका हुआ, महाराष्ट्र हुआ, सेंट्रल मध्य प्रदेश हुआ और हम लोग बात करें साउथर्न उत्तर प्रदेश एंड साउथ बिहार, प्लेट्यू एंड इन द अपर लेवल ऑफ द गुजरात ड्यून्स, भीमबेटका। तो ये हमारी कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स वगैरह हैं और बस यहीं पे हमारा जो अपर पैलियोलिथिक एज है वो होता है कंप्लीट और उम्मीद है कि आपको समझ में आए। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसी प्रकार हम लोग बात करें अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहें और एक दिन अपने आप आईएएस बनें।